मैं सुमन कुमार भारती। आज हम आप लोग को बताने वाले ध्वनि साउंड से लगभग 90 क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि आश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 से कम होता है। चौथा प्रश्न है कि पराश्रव तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। छठा प्रश्न है कि परस्वर तरंगें मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। छठा प्रश्न है कि परस्वर तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था। सातवां प्रश्न कि शिकार प्रभावियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। आठवां प्रश्न है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग का। नौवां प्रश्न है कि ध्वनि का तत्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। 10वां प्रश्न है कि विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो परस्वर तरंग का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है कि किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 12वां प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच संबंध कैसा होता है? तो चाल बराबर होता है तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति। ऑप्शन ये सही है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसा इसलिए कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। 14वां प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। 15वां प्रश्न है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। सही है भाई। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है? नहीं, चमगादड़ से परस्वर तरंगें निकलती है, जो कि ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी सही है। 16वां प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील में। 18वां प्रश्न है कि बादलों की बिजली की चमक कि काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से में बहुत अधिक है। 19वां प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। 21वां प्रश्न है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दूसरा है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। सी ऑप्शन है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। चौथा ऑप्शन है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। आंसर डी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। सही है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है।
26 हो जाएगा, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि के चाल से अधिक चाल से। 26वां प्रश्न है कि वस्तु की वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मेक संख्या। 28वां प्रश्न है कि मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के लिए। 29वां प्रश्न है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल होती है। 31वां प्रश्न है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक माता ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है वो तरत्व कहलाती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तरत्व के कारण। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं के आवाज़ तरत्व अधिक होता है, आयाम अधिक होता है, आयाम कम होता है या तरत्व कम होता है। तो इसका ये 33वां का जो आंसर जो हो जाएगा तरत्व अधिक होता है, ऑप्शन डी सही है। चौंतीसवां प्रश्न है एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगता है? दोस्त, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी कीजिए। 34वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि बच्चों की आवाज़ का तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में अधिक होती है। 35वां प्रश्न है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ जो होता है ना की आवृत्ति अधिक हो जाती है जिसके वजह से। 36वां प्रश्न है अति सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जाता है, केवल ध्वनि की गुणता के कारण। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगे द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ध्रुवन। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा किसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? 75 डेसिबल के ऊपर व्यक्ति जो ऐसे सुन नहीं सकता है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज़ के उड़ान भरने से। 40वां प्रश्न है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। 41वां प्रश्न है कि एक कांति छात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक हो जाती है जिसके कारण। दूसरा ऑप्शन है कि रात्रि में तापमान बहुत कम दिन और दिन में अधिक होता है। चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर। इसका आंसर जो होगा ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, आंसर सी हो जाएगा 41 का। 42वां प्रश्न है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका आंसर जो होगा ये ध्रुवन हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली के मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी इसलिए। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। 45वां प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर का। 47वां प्रश्न है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, डॉपलर प्रभाव पे। किस प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए?
1/10 सेकंड से अधिक होनी चाहिए। 49वां प्रश्न है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रिश्तेदार पदार्थ, कलीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ध्वनि की का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव जो है कानों तक में रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितना दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्रुवण पे। स्टेथोस्कोप का काम जो होता है ना, परावर्तन पे होगा ना। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। 56वां प्रश्न है कि अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। किसने किया था? तो सेबी ने किया था। ऑप्शन सी सही है। गुंजहीन हॉल, डेड हॉल का अनुसरण काल होता है 0 सेकंड का। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि इसलिए पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से ऑप्शन बी सही है। 59वां प्रश्न है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। 60वां प्रश्न है कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? अनुनाद के कारण। 61वां प्रश्न है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? अनुनाद। रेडियो का समरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता को ध्वनि नहीं सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? व्यतिकरण। 64वां प्रश्न है कि समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश पर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ का नीरव क्षेत्र मतलब साइलेंस जोन में पहुंच जाता है जहां सायरन में की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्भर करती है? तो व्यतिकरण के कारण। 65वां प्रश्न, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो अथापि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? व्यतिकरण के कारण हम लोग सुन लेते हैं। 66वां प्रश्न है, इसका जो है ना ये 65वां का जो आंसर जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा। ठीक है, विवर्तन के कारण जो है हम लोग सुन पाते हैं, ना करके व्यक्तिकरण के कारण। 66वां प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव बोलेंगे। 67वां प्रश्न, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। 68वां प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटों की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, जिसके वजह से ऑप्शन बी सही है। 70वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है।
71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। दूसरा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्रसव तरंगें कहलाती, ये भी सही है। उच्चतर दायियों वाली ध्वनि की तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती है। उच्च सर्व आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती है। तो 71 का आंसर जो होगा बी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्रसव तरंगें कहलाती है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो इसका ये 72 का अवरक्त तरंग हो जाएगा। 73वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। लकड़ी में एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड से वायुयान की चल रही है तो कितना हो जाएगा, 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरण ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी। दोस्त अगर मेरा चैनल को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सी तरंगें शून्य के संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि, सी आंसर हो जाएगा। आदि चाल ए एक्सलेशन, चाल वर्क तथा चाल स्पीड क्रमशः वायु जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। 80 प्रश्न है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचान तथा रेजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है। सोनार। परस्पर ध्वनि तरंगे की तुलना में परस्पर तरंगे उच्चतर आवृत्ति की होती है। 82वां प्रश्न है इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है 60 डेसिबल। एटी 85वां क्वेश्चन है कि निम्नगन वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। मेघा गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। आवृत्ति। ध्वनि तरंगे वह गुण जिससे ध्वनि का तत्व निर्धारित होता है वह है ध्वनि का आवृत्ति। दोस्त आज हम आप लोग को ध्वनि से रिलेटेड लगभग 88 क्वेश्चन करवाए हैं और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।